हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है? मेटिंग ऑफ गुड क्वालिटी एनिमल्स, अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स की मेटिंग करवाना टू प्रोड्यूस हाईली प्रोडक्टिव एंड स्टेबल एनिमल्स, ताकि जो एनिमल्स प्रोड्यूस हों वे हाईली प्रोडक्टिव हों। टू इनहेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है आगे वाली जनरेशन की वो इन्हेंस हो सके। फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि जो उसका प्रोडक्शन हो वो इंक्रीज हो और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो। अब हम पढ़ेंगे ब्रीड। ब्रीड क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एनिमल्स, एक जैसे जानवरों का समूह, विच में हैव सेम साइज, जिनका साइज सेम हो सकता है, सेम अपीयरेंस, वो दिखने में सेम हो सकते हैं, एंड सेम करेक्टर्स, उनके गुण भी सेम हो सकते हैं, इज कॉल्ड ब्रीड, उसे ही हम ब्रीड कहते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू, इट इज द कैलकुलेट ऑफ द फ्यूचर जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ एन एनिमल। इट इज द कैलकुलेट, ये एक गणना होती है, ऑफ द फ्यूचर जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल के फ्यूचर जेनेटिक पोटेंशियल की। अब फ्यूचर जेनेटिक पोटेंशियल होता क्या है कि किसी भी जानवर के भविष्य में उसके गुणों की क्या क्षमता होगी। जैसे कि मान के चलते हैं हम कि हमारी गाय अब 20 लीटर दूध देती है, 20 लीटर अब दूध देती है, लेकिन जो उसके आगे वाली प्रोजेनी होगी, उसके आने वाले बच्चे होंगे, वो क्या पता अब 20 की जगह 25 लीटर दूध देने लग जाए। तो ये जेनेटिक पोटेंशियल यानी कि उसके गुणों की क्षमता में वृद्धि हो गई। आगे हम पढ़ेंगे असोर्टेटिव मेटिंग। इट इज द मेटिंग क्रॉसिंग बिटवीन टू एनिमल्स दैट लुक सिमिलर। ये मेटिंग होती है किन के बीच में? दो एनिमल्स के बीच में जो एक जैसे दिखते हों। आगे हम पढ़ेंगे कलिंग। इट इज द रिमूवल ऑफ एन एनिमल विद पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम ए पॉपुलेशन। ये किसी भी जानवर का अपने झुंड से निकाला जाना है अगर उसकी परफॉर्मेंस कम होती है तो। जैसे कि हमारे झुंड में 5 गायें हैं, 5 गायों में से 4 गायें हैं जो वे 20 लीटर दूध देती हैं और एक है वो 10 लीटर ही दूध दे पाती है। तो हम उस गाय को निकाल देंगे झुंड से जो 10 लीटर दूध देती है, इसे ही हम कलिंग कहेंगे। डॉकिंग क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ द टेल ऑफ एन एनिमल। किसी भी जानवर की पूंछ को हटा देना, उसे ही डॉकिंग कहते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप किसे कहते हैं? इट इज़ द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन एनिमल्स जेनेटिक मेकअप। किसी जानवर के जो जीन्स होते हैं उनके कारण उसके जो बाहर से दिखने वाले शरीर है उस पर क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि हम बाहर से उसे कैसे देख पाते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलील। अलील होता क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए नॉर्मल जीन। एक नॉर्मल जीन है उसका दूसरा रूप होता है अलील। आगे हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना प्लीज़ इसको। कोरिलेशन क्या होता है? इट इज़ द स्टैटिस्टिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन बिटवीन द करेक्टर्स ऑफ एन एनिमल। जो एनिमल है उसके जो करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन हो गया, फैट परसेंटेज हो गया, इन करेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप दर्शाती है। इट इज मेजर इन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ मिल्क करेक्टर एंड फैट परसेंटेज। ये कैसे मापा जाता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है मिल्क करेक्टर का और फैट परसेंटेज का, मतलब ये दो करेक्टर हैं। मिल्क करेक्टर हो गया कि मतलब हमारी गाय कितना दूध देती है और उस दूध में कितना फैट है, उसकी परसेंटेज कितनी है फैट की उस दूध में। These two characters have a negative correlation। इन दो करेक्टर्स, कौन से दो करेक्टर्स? मिल्क करेक्टर और फैट परसेंटेज का, ये दो करेक्टर हैं, इनका एक नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर मिल्क बढ़ेगा, मिल्क की अमाउंट बढ़ेगी किसी गाय में, तो उसमें फैट परसेंट कम आएगा। लैक्टेशनल लेंथ एंड टोटल मिल्क यील्ड हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन। जो लैक्टेशनल लेंथ है और टोटल मिल्क यील्ड है उसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि लैक्टेशन लेंथ बढ़ेगी तो टोटल मिल्क यील्ड भी बढ़ेगा, या फिर टोटल मिल्क यील्ड बढ़ेगा तो लैक्टेशनल लेंथ भी बढ़ेगी। अब टोटल मिल्क यील्ड क्या है कि हमारी गायें एक बार काल्विंग के बाद कितना दूध देती है, और लैक्टेशनल लेंथ क्या होता है कि हमारी गायें
काल्विंग के बाद कितने दिनों तक दूध देती है। इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर लैक्टेशन लेंथ बढ़ेगी तो टोटल मिल्क यील्ड भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी, it is a statistical term used to describe the number of times an observation occur in a population। ये एक टर्म होती है, किसके लिए यूज करते हैं हम इसे, एक पॉपुलेशन में कोई ऑब्जर्वेशन की गई है वो कितनी बार की गई है। ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई गाय ले लेते हैं हम उसे, और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसने दिन में कितना खाया है चारा और अगले दिन कितना खाएगी, उससे अगले दिन खाएगी या नहीं खाएगी। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई उस गाय की, इसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म क्या होता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग होता है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल होता है किसी इंडिविजुअल का, फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस, जिससे अगला इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि प्रोजेनी बन सकती है अगली। हेरिडिटी क्या होती है, इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेड्स पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी होती क्या है, यह एक प्रोसेस होती है जिसमें जो गुण होते हैं माँ बाप के वो अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। अब आते हैं हम क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम होता क्या है, इट इज ए थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक धागे की तरह संरचना होती है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है मतलब खुद की कॉपी खुद बना सकता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड डीएनए, डीएनए जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑर्गेनाइज्ड डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं पैक्ड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो कि इकट्ठा होके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ अलील्स, 2 पेयर अलील के होते हैं जिस क्रॉस में, विच रेगुलेट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अलग अलग गुणों को रेगुलेट करते हैं। डिलीशन क्या होता है, लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम फॉलोइंग ब्रेकेज ऑफ डीएनए। डिलीशन क्या होता है, एक डिलीट होता है दोस्तों, तो डिलीट से ही आया है वर्ड डिलीशन। डिलीशन क्या होता है, लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम का कोई पोर्शन यानी कि भाग गायब हो जाना, उसे ही हम डिलीशन कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों F1 जनरेशन पे। F1 जनरेशन का क्या मतलब है, सबसे आसान तरीके से बताऊं मैं आपको तो इसे फर्स्ट क्रॉस बिटवीन 2 एस्टेब्लिश्ड ब्रीड, जो हमने ब्रीड सेलेक्ट की है उनके बीच में फर्स्ट क्रॉस होता है। जब उनकी पहली बार मेटिंग करवाई जाती है 2 ब्रीड्स के बीच में, उसे ही F1 जनरेशन कहते हैं। आगे आते हैं हम फिनोटाइप से। फिनोटाइप होता क्या है, इट इज़ द आउटवर्ड एक्सप्रेशन, ये एक बाहर से जो हम देख पाते हैं वो एक्सप्रेशन होता है, किसके कारण आता है, ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन एनिमल, किसी भी एनिमल के जेनेटिक मेकअप से यानी कि जीन्स से अफेक्ट होकर जो हम उसकी बॉडी देख पाते हैं बाहर से, उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, द लोवर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज अराइव्ड थ्रू इंक्रीज इन इनब्रीडिंग, जब हद से ज़्यादा इनब्रीडिंग हो जाती है उसके कारण जो लेवल में गिरावट आती है, उनकी परफॉर्मेंस के लेवल में गिरावट आती है, उसे ही हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग होता क्या है, अब इनब्रीडिंग समझते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है। इनब्रीडिंग होता है किसी भी एक पेरेंट के जो मल्टीपल बच्चे होंगे उन्हीं के बीच में क्रॉस ब्रीड करवा देना। आगे हम पढ़ेंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट होता क्या है, द रेट एट विच हेट्रोजाइगोसिटी इज रिड्यूस्ड, या फिर कह सकते हैं होमोजाइगोसिटी इज इंक्रीज्ड फॉर ए जनरेशन इन ए पॉपुलेशन, एक दर जिससे हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है किसी पॉपुलेशन की एक जनरेशन में। अब समझते हैं कि हेट्रोजाइगोसिटी क्या होता है। आपने देखा होगा 10th या 9th क्लास में कि X और Y क्रोमोसोम्स मिलके एक मेल बनाते हैं और X और X मिलके एक मेल का फीमेल का जन्म होता है। तो यही है दोस्तों हेट्रोजाइगोसिटी, मतलब X एंड Y। हेट्रो मतलब अलग अलग, X एंड Y, X और Y 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, X और Y इसी से आया है हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाती है और होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे लीथल जीन। लीथल जीन, इट इज ए जीन विच कॉजेज डेथ आफ्टर एक्सप्रेशन इन ए पॉपुलेशन।
ये एक जीन होता है, अगर किसी पॉपुलेशन में दिख जाता है, दिख जाने का मतलब ये अपने गुणों को प्रदर्शित करता है, अपने आप को उभारता है। ऐसे जीन जो किसी पॉपुलेशन में उभरने के बाद उस पॉपुलेशन यानी कि कोई पॉपुलेशन है या फिर उस इंडिविजुअल की डेथ करवा देते हैं, उसे ही हम लीथल जीन कहेंगे। प्लेट्यू क्या होता है? इट इज द लेवल रेज्ड आफ्टर ए पीरियड ऑफ सिलेक्शंस when no further progress is possible। हम बहुत सारे सिलेक्शंस कर लेते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ब्रीडिंग करवाते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक गाय और बैल की मेटिंग करवाई, उससे आगे जो प्रोजेनी बनी उनकी मेटिंग करवाई, फिर मेटिंग करवाई। एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि अगर कोई गाय है वो 15 लीटर दूध देती है, उसकी मेटिंग करवाने के बाद जो अगली प्रोजेनी होगी, अगले संतान पैदा होंगी, उसका हो सकता है 16 लीटर दूध हो जाए। जब हम उसकी मेटिंग करवाएंगे और उसके बाद जो पैदा होगा बच्चा, उसका हो सकता है 16 या 17 लीटर दूध हो सकता है 20 लीटर दूध हो। लेकिन ऐसे मल्टीपल टाइम्स ब्रीडिंग करवाने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसकी प्रोजेनी की जो प्रोग्रेस है वो इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, उसे ही हम प्लेट्यू कहते हैं। ऐसे लेवल को ही हम प्लेट्यू कहते हैं। प्लियोट्रोपी क्या होता है? व्हेन वन जीन हैज ए साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑन वन और मोर देन वन ट्रेट। व्हेन वन जीन हैज ए साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑन मोर देन वन ट्रेट। प्लियोट्रोपी क्या होता है? जब किसी एक जीन का एक से ज्यादा गुणों पर एक साथ प्रभाव हो। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इफेक्ट मतलब प्रभाव हो, एक साथ प्रभाव हो एक जीन का कई सारे गुणों के ऊपर, उसे ही हम प्लियोट्रोपी कहते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? देखो गाइस, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स वे होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई हो गई, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो अदर डीएनए हो गया उसे ही हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये डीएनए बाकी सेल्स में पाया जाता है, एक्सेप्ट जो हमारी सेक्सुअल सेल्स हो गई, यानी कि स्पर्म एंड ओवा हो गई, उनके अलावा जो सेल्स होती हैं उनमें ऑटोसोम्स होते हैं, और जो स्पर्म एंड एग होता है उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेम नंबर इन बोथ सेक्सेस ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के बोथ सेक्सेस में, मतलब मेल और फीमेल में, जो क्रोमोसोम सेम होते हैं, सेम नंबर में होते हैं, उसे ही हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्रोमेट्स क्या होता है? द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का, आफ्टर इट हैज स्प्लिट डाउन इट्स लेंथ इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम का पार्ट स्प्लिट हो जाता है लेंथ वाइज, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम क्रोमेट्स कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? डार्क स्टेनिंग रोड लाइक और राउंडेड बॉडीज। सबसे पहले क्या होता है, इसके गुणों में क्या आता है? डार्क स्टेनिंग होता है। मतलब स्टेनिंग क्या होता है? कलर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम डीएनए को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसे कलर किया जाता है, स्टेन किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रोड लाइक हो सकता है या फिर राउंडेड हो सकता है, एक छड़ी नुमा हो सकता है या फिर गोलाकार हो सकता है। विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम उसको देख सकते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में होता है, सेल की न्यूक्लियस में होता है। ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की स्टेजेस होती हैं दोस्तों, 11th बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा ये तो जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम एक स्टेज आती है जिसे हम मेटाफेज स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को देखते हैं तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। तो अच्छे से बताऊं तो क्या होगा? क्रोमोसोम क्या होते हैं कि डार्क स्टेनिंग होते हैं, छड़ीनुमा और गोलाकार भी होते हैं। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। कब देखे जा सकते हैं? ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की जब मेटाफेज स्टेज आती है उस समय हम इनको देख सकते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट बंडल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, पोर्शन ऑफ विच रिप्रेजेंट जीन। ये क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एक बंडल्स की तरह कॉम्पैक्ट मतलब टाइट बंडल्स की तरह होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स के टाइट बंडल्स की तरह होते हैं, जिनके पोर्शन यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, पोर्शन ऑफ विच रिप्रेजेंट जीन, जिसका एक एक पार्ट एक जीन को रिप्रेजेंट करता है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। डिलीशन मैंने आपको करवा दिया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ अलील्स,
एक क्रॉस जिसमें 2 पेयर ऑफ अलील इन्वॉल्व होते हैं, ईच ऑफ विच रेगुलेट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हर एक जो पेयर होता है वो अलग अलग गुण को दर्शाता है, अलग अलग गुण को कंट्रोल करता है। अब आ गए हैं हम डिप्लॉइड पे। डिप्लॉइड क्या होता है? कंटेनिंग ए डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह होते हैं, इनकी हर एक लाइन में डीएनए के कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये एक सेट, ये दूसरा सेट, जब 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं उसे ही हम डिप्लॉइड कहते हैं। दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ मोस्ट एनिमल। लगभग हर एनिमल के सोमैटिक सेल्स में ये नॉर्मल होता है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? ये हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं। सभी नॉर्मल सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। डोमिनेंट क्या होता है? कंडीशन वेयर वन एलील मास्क्स द इफेक्ट ऑफ अदर अलील फॉर द सेम ट्रेट। ऐसी कंडीशन होती है जहाँ जो एक अलील होता है वो दूसरे अलील पर अपना इफेक्ट करता है, यानी कि अपना प्रभाव डालता है दूसरे अलील पर एक ही गुण के लिए। जब एक अलील दूसरे अलील पर अपना प्रभाव डालता है, अपने आप को डोमिनेंट दिखाता है, उसे ही हम डोमिनेंट कहते हैं। ए जीन इज said to be dominant when its characteristics effect is expressed in the heterozygote as well as homozygote। हेट्रोजाइगोट मेनली आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, मेल से रिलेट करके। हेट्रोजाइगोट मतलब मेल एक्स एंड वाई, एंड होमोजाइगोट मतलब एक्स एंड एक्स, यानी कि एक फीमेल। तो इसमें क्या कहना चाहता है ये? ए जीन इज said to be dominant। एक जीन को तभी डोमिनेंट कहा जाएगा when its characteristics effect is expressed in the heterozygote as well as homozygote। जब इसके जो इफेक्ट हैं वो मेल में भी दिखेंगे और फीमेल में भी दिखेंगे, यानी कि हेट्रोजाइगोट में भी दिखेंगे और होमोजाइगोट में भी दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।